नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू किया था, तो हमने समझा सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएस अपना हेगेमनी दिखा रहा था पूरी दुनिया के सामने, बेसिकली अपना डोमिनेंस दिखा रहा था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था हम सबसे पावरफुल है। तो जैसे 1990 में इराक अंडर सद्दाम हुसैन कुवैत को इन्वेड करते हैं। सद्दाम हुसैन का प्लान ये था कि कुवैत में जो ऑयल रिसोर्सेस है उसको भी कब्जा करना, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन बेसिकली एक डिक्टेटर थे, है कि नहीं। तो बेसिकली यूएस इसमें इंटरवीन करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पे जॉर्ज H.W. बुश था। तो वो एक नया पॉलिसी लेके आया, क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है दोस्तों, एक टाइप का कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सारे वल्नरेबल कंट्रीज को। मतलब कोई भी कंट्री किसी और कंट्री को इन्वेड कर रहा है, अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस कंट्री के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसे हेल्प करने के लिए सारे कंट्रीज को आ जाना चाहिए। तो ये यूएस की एक पॉलिसी थी, ठीक है। तो इसलिए जब इराक कुवैत को इन्वेड करता है तब यूएस इंटरवेन करने की कोशिश करता है। पर यूएस को यह बात पता था कि डायरेक्टली इंटरवेन करने से तो प्रॉब्लम होगा, फिर बोलेंगे यूएस अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। तो यूएस ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इराक में पहुंच गया, ठीक है। तो बेसिकली कुवैत को लिबरेट करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वैसे गए थे उधर यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस, पर यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस में 75% तो यूएस आर्म फोर्सेस के लोग थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बेसिक प्लान क्या था, वो ये था कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना है कि हम कितना पावरफुल हैं, हमारे पास कितने एडवांस्ड एंड टैक्टिकल वेपन्स हैं। अब देखिए, ये सब दिखाने के लिए कोई वार तो होना पड़ेगा ना। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वार का इंतजार कर रहा था। तो खामखा वो इराक में गए, कुवैत को लिबरेट करने के लिए इराक के अगेंस्ट फाइट किया, ठीक है। तो इस तरह यूएस पूरी दुनिया में अपना एक हेगेमनी एस्टैब्लिश कर रहा था। उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लिंटन ईयर्स के बारे में। तो फर्स्ट गल्फ वॉर यूएसए बहुत आराम से जीत गया, जीतेगा ही, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कोल्ड वॉर के टाइम पर किस तरह आर्म्स रेस चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा किए थे, टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। तो वो सब की वजह से यूएसए आराम से फर्स्ट गल्फ वॉर जीत गया। पर देखिए दोस्तों, एक वार की वजह से कितना और नुकसान होगा ये आपको पता है। अनेक लोगों की मौत हुई, इराक में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, और एट द सेम टाइम कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स का भी डेथ हुआ। उनके फैमिली का क्या है। तो बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश का इस डिसीजन की वजह से, बेसिकली इराक को इन्वेड करने का उस डिसीजन की वजह से काफी सारे नुकसान भी तो हुआ ना। हाँ, बोलने से तो वार जीत गया, पर यूएस के जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे ना, वो खुश नहीं थे। उनके हिसाब से कुवैत और इराक के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, उधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाके इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत सारे यूएस सोल्जर्स का डेथ हो रहा है, ये सब ठीक है क्या। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। इस वजह से अगला यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब 1992 में हुआ, इसमें जॉर्ज H.W. बुश हार जाता है। किससे हारता है, विलियम जेफरसन क्लिंटन से हारता है। विलियम जेफरसन क्लिंटन को आप बिल क्लिंटन से नाम से सुना होगा। वैसे उनका पूरा नाम विलियम जेफरसन क्लिंटन है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। एक्चुअली बिल क्लिंटन इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज से ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट किया। जॉर्ज H.W. बुश डोमेस्टिक इश्यूज से ज्यादा फॉरेन पॉलिसी इश्यू में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था ना, इसलिए तो वो इराक में जाके कुवैत को लिबरेट करने के लिए पहुंच गया। बिल क्लिंटन ने क्या बोला, देखिए अमेरिका की ये जो फॉरेन पॉलिसी है इससे अमेरिकन को कोई फायदा नहीं है, हम डोमेस्टिक इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस तरह कैंपेन करके बिल क्लिंटन जीत गया 1992 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। फिर 1996 में जब अगला यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ, उसमें भी बिल क्लिंटन जीत गया। वैसे आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म 4 साल का होता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्लिंटन ईयर्स के बारे में दोस्तों। क्लिंटन ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो क्लिंटन ईयर्स में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पूरा बदल गया। इससे पहले तो अमेरिका इंटरनेशनल अफेयर्स में जाके इन्वॉल्व होते थे और हार्ड पावर यूज करते थे। हार्ड पावर इन द सेंस मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी यूज करते थे। पर जैसे क्लिंटन प्रेसिडेंट बने, पहले कुछ समय के लिए वो इंटरनेशनल अफेयर्स से बिल्कुल दूर रहा। दुनिया भर में कुछ भी हो रहा हो, कोई कंट्री किसी को इन्वेड कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर देखिए, कोई भी कंट्री का एक फॉरेन पॉलिसी तो होगा। तो यूएसए की भी फॉरेन पॉलिसी थी, पर वो सॉफ्ट इश्यूज पर था, लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि
डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल मीटिंग्स अटेंड करना, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें भी ज्यादा इन्वॉल्व होना, जैसे कि आजकल होता है दोस्तों। आपको पता होगा लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए एक फोरम बनाया था जिसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया था वो। तो ये सब सॉफ्ट इश्यूज है, इससे किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा ना, कुछ अच्छा कोर्स के लिए कर रहा था। और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर में COP26 हुआ था, आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अटेंड किए थे, स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया, हार्ड पॉलिटिक्स खेलना बंद ही कर दिया था पहले कुछ समय के लिए। पर देखिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं था, क्लिंटन के टाइम पर यूएसए इंटरनेशनल अफेयर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आखिर यूएसए है, उनकी आदत है कि दूसरों की बातों में जाके इंटरफेयर करना। पर देखिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि क्लिंटन के टाइम पर यूएसए इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि आखिर यूएसए है, उनकी आदत है दूसरों के इश्यूज में जाके इंटरफेयर करना। तो क्लिंटन ने भी वही किया दोस्तों। हुआ यह था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड occurred in 1999 in response to Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo। अब ये इश्यू को पूरी तरह समझते हैं दोस्तों, युगोस्लाविया में क्या हो रहा था। वैसे युगोस्लाविया के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में काफी बार डिस्कस किए थे। आपको याद होगा, जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब हम युगोस्लावियन प्रेसिडेंट जोसिफ ब्रोज टिटो के बारे में डिस्कस किए थे। वैसे नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया। वैसे देखा जाएगा तो युगोस्लाविया करके एक कंट्री आज के हिसाब से नहीं है, वो 7 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया एक्सेट्रा। तो युगोस्लाविया में हो क्या रहा था, युगोस्लाविया में जो मेजोरिटी सर्ब्स पॉपुलेशन है वो अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट अत्याचार कर रहे थे। अब इस इश्यू को समझने के लिए युगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन समझना पड़ेगा दोस्तों, वो पहले समझ। तो ये 1991 का युगोस्लाविया का मैप है, सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया। वैसे युगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट कंट्री था, पर वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो युगोस्लाविया में प्रॉब्लम क्या था ना दोस्तों, एथनिक डाइवर्सिटीज बहुत थे, काफी एथनिसिटी के लोग रहते थे युगोस्लाविया में। नॉर्थर्न पार्ट में कुछ लोग, सेंट्रल पार्ट में कुछ लोग, साउथर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, इस तरह एथनिक डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे कि अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में भी एथनिक डाइवर्सिटी बहुत है, पर यह बात अलग है 1947 से लेके अब तक हम एक साथ रहे हैं, पर युगोस्लाविया में ऐसा हो नहीं पाया। तो जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, तब युगोस्लाविया में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ। युगोस्लाविया के लोग भी ये बोलने लगा हमें भी अलग अलग कंट्री चाहिए। तो सबसे पहले तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया जैसे कंट्रीज अलग हुए, इसके बाद मैसेडोनिया अलग हुए, फिर बोस्निया एंड हर्जिगोविना अलग हुए, फिर इससे मोंटेनेग्रो भी अलग हुए। तो बाद में बच गया था ये सर्बिया एंड कोसोवो जो है। आज के हिसाब से कोसोवो भी एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, वो अलग बात है। तो बाद में युगोस्लाविया बच गया था इतना सा, बेसिकली सर्बिया कोसोवो वाला जो एरिया है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो कोसोवो का सथेन साइड में एक कंट्री है अल्बेनिया। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो सर्बिया का सथेन साइड है, इधर अल्बेनियन पॉपुलेशन होगा ना, तो इनके अगेंस्ट बेसिकली अत्याचार होता था सर्ब्स की तरफ से। वैसे सर्बिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन सर्ब्स है, सर्ब्स को ये अल्बेनियन अच्छा नहीं लगता था, अल्बेनियन बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उधर वही चला था दोस्तों, एथनिक क्लींस। सर्ब्स की तरफ से अल्बेनियन के अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज हुई, तो काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस भी रिपोर्ट हो रहे थे कोसोवो से। तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरवेन करते दोस्तों। द एयर फोर्सेस ऑफ नाटो कंट्रीज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बॉम्बार्डेड टारगेट्स अराउंड युगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 months। तो 2 महीने तक नाटो फोर्सेस लेड बाय यूएस का बॉम्बिंग हुआ दोस्तों युगोस्लाविया में। बेसिकली युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे तब स्लोबोडन मिलोसेविच, उनके गवर्नमेंट को गिरा दिया और कोसोवो में नाटो फोर्स स्टेशन भी किया। वैसे देखा जाएगा तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएस को मना किया था कि आपको युगोस्लाविया में जाके बॉम्बिंग नहीं करना है। पर देखिए, आप सबको पता है यूएसए की हेगेमनी चल रहा था, यूएसए किसी की बात नहीं सुना और युगोस्लाविया में जाके बॉम्बिंग भी किया, उधर के गवर्नमेंट को गिरा भी दिया और नाटो फोर्स को कोसोवो में स्टेशन भी किया। तो बेसिकली इट वाज ए प्रूफ ऑफ यूएस हेगेमनी। मतलब देखिए, किसी की बात नहीं सुना यूएस, अगर हमें कुछ करना है तो हम करेंगे, हमें सैंक्शन से डर नहीं लगता,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डरने लगता, इंटरनेशनल लॉ से भी डरने लगता। तो बेसिकली यूएस हेगेमनी का एक परफेक्ट प्रूफ था यूगोस्लावियन इंटरवेंशन। अब यही नहीं, और भी सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शंस हुआ दोस्तों बिल क्लिंटन के टाइम पर। दैट वाज इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बसीज इन नायरोबी केनिया एंड दर एस सलाम टांजानिया इन 1998। अब इसका भी बैकग्राउंड समझना होगा। सबसे पहले केनिया और टांजानिया का लोकेशन देखिए दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडियन ओशन के साथ अपना ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है। केनिया के जस्ट साउथर्न साइड में आपको टांजानिया भी दिख रहा है। तो केनिया का कैपिटल है नैरोबी, टांजानिया का कैपिटल है दर एस सलाम। आप सबको पता होगा सारे कंट्रीज का डिप्लोमेटिक मिशंस रहते हैं दूसरे कंट्रीज में, जिसे एम्बसीज या हाई कमीशन बोलते हैं। तो एम्बसीज वैसे कहां होता है, कोई भी कंट्री का कैपिटल सिटी में होता है एम्बसी। तो यूएस एम्बसीज थे केनिया का कैपिटल नैरोबी में और टांजानिया का कैपिटल दर एस सलाम में। तो इधर बॉम्बिंग्स होते हैं, किसकी तरफ से? अल कैदा करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अल कैदा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कुछ अच्छा तो नहीं सुना होगा, फिर भी सुना तो है ना। नो, अल कैदा यूएस एम्बसीज में बॉम्बिंग्स क्यों करते हैं दोस्तों? बिकॉज दे वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियाज। इसकी वजह है दोस्तों, आपको मैंने पिछले क्लास में फर्स्ट गल्फ वार के बारे में बताया था। फर्स्ट गल्फ वार में काफी सारे मुस्लिम्स का डेथ हुआ था इराक में, यह बात आपको पता होगा क्योंकि इतने सारे बॉम्बिंग्स हुए, अटैक्स हुए, ऑब्वियस बात है काफी सारे इराकी मुस्लिम्स का डेथ हुआ था। तो इससे उधर के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट लोग थे ना, वो काफी गुस्से में थे। उनका बस एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके यूएसए के साथ बदला लेना है, रिवेंज लेना है। तो अल कैदा बेसिकली यूएस को एक टाइप का वार्निंग देना चाह रहा था, पर देखिए दोस्तों उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। बॉम्बिंग्स के कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ऑपरेशन इन्फिनिट रीच लॉन्च करते हैं। दैट इज ए सीरीज ऑफ क्रूइज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कैदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफगानिस्तान। अब देखिए यूएसए के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स था कि ये जो अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक्टिव एरियाज सूडान एंड अफगानिस्तान में है। तो वो क्या करते हैं, सूडान एंड अफगानिस्तान में जितने एरियाज में अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है उधर क्रूइज मिसाइल स्ट्राइक्स करते हैं। वैसे देखा जाएगा तो दूसरे कंट्रीज में जब आप इस तरह के मिसाइल स्ट्राइक्स करते हो, इसके रिगार्डिंग कुछ इंटरनेशनल लॉ वगैरह है ना, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बैठा हुआ है, किसी से कुछ पूछा नहीं मांगा नहीं, जो यूएसए को लगा उन्होंने वो किया। पर देखिए यूएस के इस एक्शन के अगेंस्ट काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि टेररिस्ट टारगेट्स को स्ट्राइक करने के चक्कर में काफी सिविलियन एरियाज में भी मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें काफी सारे सिविलियंस का भी डेथ हुआ था। And it was alleged that some of the targets were civilian facilities unconnected to terrorism. ऐसे facilities को भी टारगेट किया गया जिसे टेररिज्म से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था। बट इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज merely the beginning। देखिए ऑपरेशन इन्फिनिट रीच से यूएसए ने अल कैदा टेररिस्ट टारगेट्स को तो खत्म किया, पर इससे सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक्चुअली दिस वाज merely the beginning, और कुछ शुरू हो रहा था दोस्तों। एक्चुअली अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के साथ रिवेंज लिया। कैसे? आप सबको पता होगा द मोस्ट इनफेमस 9/11 टेररिस्ट अटैक्स, उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। 9/11 एंड द ग्लोबल वार ऑन टेरर। हुआ यह था दोस्तों, वैसे अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेट कर रहा था यूएसए के साथ रिवेंज लेने के लिए। तो 11 सितंबर 2001 को इन्होंने अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया। 19 हाईजैकर्स, बेसिकली टेररिस्ट हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट अरब कंट्रीज, 4 अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को हाईजैक करते हैं टेक ऑफ के जस्ट बाद, और उन एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की ओर फ्लाई किया। 1 एयरलाइनर नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क में स्ट्राइक किया। 3rd एयरक्राफ्ट आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन बिल्डिंग में स्ट्राइक किया, जहां पे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स स्थित था। 4था एयरक्राफ्ट कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस की ओर फ्लाई कर रहा था, पर वो एयरक्राफ्ट बीच में क्रैश हो जाता है, पेंसिल्वेनिया में एक फील्ड में जाके गिरते हैं। वैसे यूएस कैपिटल बिल्डिंग के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, लास्ट ईयर उधर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद काफी रायोट्स वगैरह हुआ था। तो इन अटैक्स को बोलते हैं दोस्तों 9/11। अब 9/11 क्यों बोलते हैं? देखिए अमेरिका में एक कन्वेंशन है, मंथ पहले लिखते हैं। 9 मीन्स सितंबर, 11 इज द डेट। इंडिया में हम कैसे लिखते हैं? 11/9 लिखते हैं, है कि नहीं? डेट पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हैं। पर यूएसए में मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं। इसलिए इन अटैक्स को 9/11 अटैक्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 9/11 अटैक्स के बाद
न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है, यूएस अटैक्ड हाईजैक्ड जेट्स डिस्ट्रॉय ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर। इन अटैक्स में करीब 3000 लोगों की मौत हुई। चारों एयरक्राफ्ट में जितने पैसेंजर्स थे सबका डेथ हुआ था। In terms of their shocking effect on Americans, they have been compared to the British beating of Washington DC in 1814 and Japanese attack on Pearl Harbor in 1941। इससे पहले अमेरिका की हिस्ट्री में इस तरह का एक अटैक नहीं हुआ था। वैसे मेजर अटैक्स तो हुआ था, एक तो 1814 में जब ब्रिटिश फोर्सेस वाशिंगटन डीसी को जला दिया था। इसके बाद 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सबको मालूम होगा जापानीज फोर्सेस अटैक किया था पर्ल हार्बर इन हवाई आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में। इन दो अटैक्स के बाद मेजर अटैक था 9/11। However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe attack on the US soil since the founding of the country in 1776। 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से। उसके बाद सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था 9/11 अटैक्स में। अब ऑब्वियस ही बात है यूएस की तरफ से रेस्पॉन्स तो होगा ही। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये नाम आपने कहीं सुना होगा। पहले हम फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पर जॉर्ज H.W. बुश के बारे में डिस्कस किया था, है कि नहीं। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे। उन्हीं का बेटा है दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट 9/11 अटैक्स के टाइम पर। He was the son of earlier President George H.W. Bush. Unlike Clinton, Bush had a much harder view of US interest and of the means by which to advance। अब क्लिंटन जैसा नहीं था जॉर्ज बुश, वो थोड़ा सा और हार्डर व्यू रखता था। उन्होंने क्या किया, ग्लोबल वार ऑन टेरर डिक्लेयर किया और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया। मतलब इस अटैक के पीछे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको खत्म करेंगे, यह निर्णय लिया जॉर्ज बुश। यूएस के हिसाब से इन अटैक्स के पीछे अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, दूसरा तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान था। देखिए आपको पता होना चाहिए उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहा था, तो यूएस फोर्सेस सबसे पहले तालिबान रिजीम को ओवरथ्रो किया। बट द रेमनेंट्स ऑफ तालिबान एंड अल कैदा हैव रिमेन्ड पोटेंट एज इज क्लियर फ्रॉम नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च्ड बाय देम अगेंस्ट वेस्टर्न टारगेट सिंस। देखिए तालिबान रिजीम को ओवरथ्रो करने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अल कैदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अलग अलग एरियाज में एक्टिव थे। आज भी अगर आप देखोगे कई सारे वेस्टर्न टारगेट्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये बात आपको पता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये जो अल कैदा है, तालिबान है, ये सब मतलब बेसिकली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एक्टिव है अलग अलग जगहों में। Now the US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of government of the persons being arrested। अब देखिए यूएस फोर्सेस को प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से खुला छूट मिल गया था। उनके हिसाब से इन टेररिस्ट अटैक से किसी का भी कनेक्शन है, अगर आपको लग रहा है उन्हें अरेस्ट करो और यूएसए लेके आ जाओ। तो कभी कभी तो अरेस्ट ऐसे होता था, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है उन्हें बिना बता के, एक्चुअली अगर इंडिया में आके किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो बताना पड़ेगा ना, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। पर यूएसए की हेगेमनी ऐसा था, डोमिनेंस ऐसा था कि यूएसए के स्पेशल फोर्सेस जो है वो किसी को बताता भी नहीं था, परमिशन भी नहीं पूछता था। ऐसे ही लोगों को अरेस्ट करके यूएसए लेके जा रहे थे और यूएसए में सीक्रेट प्रिजन्स में डिटेन कर रहे थे। सम ऑफ देम वेर ब्रोट टू गुआंटानामो बे, a US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law। अब देखिए कुछ प्रिजनर्स को अलग अलग कंट्री से अरेस्ट करके यूएसए गुआंटानामो बे लेके गए थे। गुआंटानामो बे एक यूएस नेवल बेस है दोस्तों, क्यूबा। उधर जो प्रिजनर्स को लेके गए थे ना, उनका बुरा हाल था। यूएस फोर्सेस का जितना गुस्सा था ना वो सब इन प्रिजनर्स के ऊपर निकाल रहा था गुआंटानामो बे में। वैसे गुआंटानामो बे में जो टॉर्चर हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुआ, उसके बारे में काफी सारे हॉलीवुड मूवीज अवेलेबल है दोस्तों। बस आप गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं तो बोलूंगा आपको इस तरह की मूवीज देखना चाहिए, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। वैसे एक बॉलीवुड मूवी भी है न्यूयॉर्क करके, जॉन अब्राहम, कटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश, ये सब है उसमें भी दिखाते हैं दोस्तों। जॉन अब्राहम को भी अरेस्ट करते हैं, है कि नहीं। Now the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of the US। देखिए जितने प्रिजनर्स को गुआंटानामो बे लेके गए थे ना, उनके साथ तो अत्याचार हो रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना गुस्सा था वो सब इनके ऊपर निकाल रहा था। तो इनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं मिला। उनके कंट्री का जो लॉ का प्रोटेक्शन है वो भी नहीं मिला, यूएस में जो लॉ का प्रोटेक्शन है वो भी नहीं मिला। वैसे दोस्तों देखिए, जब भी कोई प्रिजनर को अरेस्ट करते हैं उनके साथ किसी भी तरह का अट्रोसिटीज करने का परमिशन किसी को नहीं है।
कुछ इंटरनेशनल लॉस है ना, जैसे कि आपने जेनीवा कन्वेंशन के बारे में सुना होगा, प्रिजनर्स ऑफ वार से रिलेटेड, उसमें काफी सारे प्रोविजंस है। तो ये सारे इंटरनेशनल लॉस का पालन करना होता है जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो, सारे कंट्रीज को, ठीक है। पर यूएसए ने इस तरह के किसी भी प्रोविजन का पालन नहीं किया गुआंटानामो बे में। Even the UN representatives were not allowed to meet those prisoners। देखिए सबको पता चल रहा था कि गुआंटानामो बे में टॉर्चरिंग चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंच गए थे प्रिजनर्स से मिलने के लिए, उनसे हालचाल पूछने के लिए, पर यूएसए ने उनको भी अलो नहीं किया उन प्रिजनर्स से मिलने के लिए। तो ये रहा दोस्तों ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इसके बाद 19 मार्च 2003 को यूएस इराक इन्वेशन करते हैं अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। वैसे इराक इन्वेशन के लिए भी यूनाइटेड नेशंस के परमिशन नहीं मिला था, पर देखिए इसके बावजूद यूएस फोर्सेस जो है इराक इन्वेड करते हैं दोस्तों। यूएस लेड फोर्सेस को 40 और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया था, एंड द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द इन्वेशन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब देखिए इस इन्वेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव यह था इराक को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप करने से रोकना। पर देखिए दोस्तों कई सालों का इन्वेशन के बाद भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिल पाया इराक से। It is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US। अब देखिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो यूएस फोर्सेस को नहीं मिला, तो कई लोग ये भी बोलते हैं दोस्तों यूएस का प्लान कुछ और था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से, कि इराक का ऑयल फोर्सेस को कंट्रोल करना है और इराक में ऐसा एक गवर्नमेंट को सेटअप करना है जो यूएस के साथ फ्रेंडली रहेंगे। वैसे देखा जाएगा तो इराकी इन्वेशन की वजह से सद्दाम हुसैन का गवर्नमेंट तो इजीली गिर गया, ठीक है, बट द यूएस हैज नॉट बीन एबल टू पैसिफाई इराक। इराक को शांत नहीं कर पाया। इसकी वजह यह है दोस्तों, आप जरा सोचिए, यूएस फोर्सेस इराक को इन्वेड इसलिए करते हैं कि इराक को रोकना है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप करने से, ठीक है। अगर इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप करेंगे यूएस जैसे कंट्रीज के लिए थ्रेट है, इसलिए उन्होंने इन्वेड किया। पर देखिए इराक के जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं उन्होंने क्या गलती किया। देखिए यूएस फोर्सेस की इन्वेशन की वजह से 50,000 से ज्यादा इराकी सिविलियंस का डेथ हुआ दोस्तों। अब इराकियन के हिसाब से यूएस बिना कोई वजह का इराक में आके इन्वेड किया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट एक गुस्सा तो होगा ना। तो इसी वजह से ये फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्नाइटेड इन इराक। तो इराकी पॉपुलेशन पूरा अगेंस्ट थे यूएस ऑक्यूपेशन से, और यूएस को करीब 3000 मिलिट्री पर्सनल भी लॉस हुआ इस वार से। एंड इट इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट वाज यूएस इन्वेशन ऑफ इराक वाज इन सम क्रूशियल रेस्पेक्ट्स बोथ ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर। किसी भी एस्पेक्ट से आप देखो दोस्तों यूएस इन्वेशन ऑफ इराक जो था एक फेलियर था, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर। तो दोस्तों दैट्स इट, अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। अगले वीडियो में हम व्हाट डज हेगेमनी मीन इस टॉपिक से शुरू करेंगे। वैसे ये चैप्टर भी यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा इसमें। टिल देन बाय बाय।